हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और चलिए फिलहाल आपकी पढ़ाई को भी हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जय प्रक्रम। और जय प्रक्रम में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पर जो पहला पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा श्वसन का। अगला पॉइंट हम जानेंगे आज सांस लेना यानी श्वासोच्छ्वास क्या होता है। और अगला पॉइंट जो रहेगा कि मानव में किस प्रकार श्वसन होता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को हम यहाँ पे जानेंगे आज। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर लास्ट तक और देखते रहिए नोवेल वीडियोस। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ यूज़फुल आपके हो रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लग रहा है। अगर कोई संशोधन हमारे वीडियो में आप चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में दीजिए। और उम्मीद करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस के आंसर हम आपको समय से ज़रूर आपको देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि आखिर ये श्वसन जो शब्द है, ये श्वसन जो शब्द आपने देखा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, श्वसन को इंग्लिश में हम कहते हैं रिस्पायरेशन। क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन। ठीक है, तो श्वसन होता क्या है? और एक शब्द आता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, अधिकांशतः आप लोग सोच रहे होंगे कि श्वसन जो है वो हमारा सांस लेना है, यानी जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यही श्वसन क्रिया होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ही आप जो सोच रहे हैं अगर, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो सांस लेना है ना, सांस लेना और श्वसन जो है दोनों अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पर अभी हम सबसे पहले उसी पर चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप श्वसन है। ठीक है, श्वसन में होता क्या है कि हम देखिए भोजन को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। ठीक है, क्या बनती है? ऊर्जा। और उस ऊर्जा का जो हम उपयोग करते हैं अपने जीवन की जैविक प्रक्रियाओं में करते रहते हैं, उसी से हम चलते हैं। जो भी कार्य करते हैं, हमारे जो भी कार्य संचालित होते हैं हमारी एनर्जी से होते हैं। अगर एनर्जी हमारे अंदर नहीं है तो कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो क्रिया हो रही है आप देख रहे होंगे, जो सिस्टम बन रहा है, यानी भोजन आपने किया, भोजन क्या किया आपने? भोजन किया हुआ है और उस भोजन से जो एनर्जी आपके अंदर बनती है, ठीक है, तो उस एनर्जी को मुक्त कराना ही क्या कहलाएगा? श्वसन होता है। एक साधारण छोटे से शब्दों में आपने इसको जाना। ठीक है, यानी क्या है? भोजन जो हम करते हैं, भोजन में जो एनर्जी आपकी बनती है, उस एनर्जी का बनना ही क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाता है। ठीक है, यानी कोशिकाओं में जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ के जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण को हम क्या कह सकते हैं? श्वसन कहते हैं। क्योंकि हमें भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उसे से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हम प्रत्येक कार्यों में लेते रहते हैं। ठीक है, अगली जो बात आती है, हमने अभी आपको बताया कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। क्या? सांस लेना कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, क्योंकि अभी तक आपके माइंड में क्या था कि दोनों चीज़ें एक होती हैं, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, अलग अलग है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे देखिए क्या है, O2 को ग्रहण करना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। O2 क्या है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, O2 क्या है? ये ऑक्सीजन है। और CO2 क्या है यहाँ पर? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इतना आप जो है अपना जो है पॉइंट नोट कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना।
सांस लेने की क्रिया में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को बाहर वातावरण से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम वातावरण में मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया हमारी श्वासोच्छ्वास कहलाती है, जिसको हम सांस लेना भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप कमेंट भी करते रहिए साथ में कि आपको हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन साथ में नहीं रखा हुआ है तो कॉपी और पेन ज़रूर साथ में रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स हों इम्पॉर्टेंट वो आप नोट करते रहिए, ताकि आगे पढ़ने में आपको आसान रहे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक शब्द आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, कि क्योंकि जो भी एनर्जी आपके शरीर के अंदर बनती है वो सारी एनर्जी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एक फॉर्मेट के रूप में वो जो है संचित रहती है, इकट्ठा रहती है। और वो फॉर्मेट जो होता है वो होता है एटीपी। क्या होता है, एटीपी होता है। यहाँ पे आपने देखा ये एटीपी लिखा हुआ है। ठीक है, एटीपी को आपने पढ़ा भी होगा, इसका फुल फॉर्म भी जानते होंगे। तो इसका फुल फॉर्म फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी जो भी ऊर्जा हमारी बनती है वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इकट्ठा रहती है। ये टॉपिक क्लियर होगा, मेरी समस्या आपको क्लियर हो गया होगा। यानी जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बनती है वो एटीपी के रूप में एकत्र रहती है, संचित रहती है। ठीक है, और जैसे ही हम जो कार्य करते रहते हैं तो हमारी एटीपी से ऊर्जा जो है, ये आपका एटीपी है, एटीपी। ठीक है, जब हम अब इससे ऊर्जा निकलती है, हम अपने कार्य में ऊर्जा लेते हैं, तो जैसे ही इससे ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, निकल जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी पे। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एडीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डी फॉर डाई। ठीक है, तो यहाँ पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रहता है। जैसे ही ऊर्जा फिर हम भोजन करते हैं और ऊर्जा बनती है, तो फिर जो क्या होता है, ये एडीपी जो है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी के रूप में संचित हो जाती है ऊर्जा इसमें। ठीक है, इस तरह से एक सर्किल चलता रहता है। चलिए, तो यहाँ पर आपने जाना, क्या जाना कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास क्या है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक हम जानते हैं कि श्वसन के प्रकार क्या हैं। ठीक है, श्वसन के प्रकार में क्या है, श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला जान लेते हैं साधारण शब्दों में। श्वसन एक वायवीय श्वसन होता है, या इसको हम ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है अवायवीय श्वसन, या इसको हम अनाक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। ठीक है, या कहते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, या जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन क्या होता है। जैसे कि नाम में भी आपको लग रहा होगा, यहाँ पर ऑक्सी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वायवीय यानी वायु, है ना, वायवीय या वायु, यहाँ पर ऑक्सी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति जो होती है, उसकी उपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, यानी O2 जिसमें आवश्यक होता है, उसमें उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है हमारा अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन, या इसको हम अनाक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या रहता है, हमें O2 की जो है वो आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कि पहले पॉइंट में क्या है, यहाँ पर हमको O2 की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, O2 की आवश्यकता रहेगी, और यहाँ पर O2 की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों आपने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी श्वसन क्रिया होती है उसका एक परिपथ होता है, यानी कि किस तरह से वो श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमारे शरीर में काम होता है, वो हम एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए हम चार्ट को देखते हैं।
तो ये चार्ट है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसा चार्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर श्वसन क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप इस चार्ट को ज़रूर बनाइए। और साथ ही साथ जो फिगर रहता है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उस फिगर को भी आप कंप्लीट करिएगा, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं वो फिगर सहित आप बनाएंगे, चार्ट के साथ में बनाएंगे, तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी जो प्रैक्टिस आप करते हैं, तो चित्र की जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर करते रहिए, क्योंकि चित्र यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चित्र अगर बना के भी दिखा देता हूँ तो उसकी तैयारी आप नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई जो नोट्स आप तैयार कर रहे हैं वो तो पढ़ सकते हैं, बट चित्र अब मैं बना के दूंगा आपको तो वो आप तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सेल्फ ही पेंसिल से चित्र बनाने होंगे, किसी से बनवाना नहीं है, अपने आप ही आपको बनाना है। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं कि अगर स्कूल या कॉलेज में कहीं पर कोई भी फिगर बनाने के लिए आता है तो घर में जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है उससे बनवा के वो ले आते हैं, है ना। तो क्या होता है, उस समय तो आपने बनवा के ले आए हैं और आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उन्होंने उस कॉपी को देखा, आपको मार्किंग भी बहुत अच्छी दे दी होगी, लेकिन क्या है कि आपके अंदर जो बनाने की क्रिया है, यानी आप चित्र को कितना अच्छा बना सकते हैं, वो प्रैक्टिस आपके अंदर नहीं हो पाएगी और बोर्ड एग्जाम में क्या रहेगा, फिर आप चित्र उसको अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगे और मार्किंग आपकी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए प्रयास करिए, कोई भी चित्र हो अपने आप बनाने का प्रयास करिए। अगर नहीं बना पा रहे हैं आप उसको 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार बनाइए और उसका अभ्यास निरंतर करते रहिए। और उम्मीद है और पूरा विश्वास है, आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इस चार्ट को देख लेते हैं। तो श्वसन क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनेगा, ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में, ग्लूकोज किस में बदलता है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। ग्लूकोज से प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले ग्लूकोज किस में बदला, ठीक है, पाइरूवेट में बदला। किस में बदला, पाइरूवेट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, ग्लूकोज किस में बदल गया, पाइरूवेट में बदलता है। ग्लूकोज से पाइरूवेट में बदलने की जो क्रिया होती है उसको हम एक नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं इस क्रिया को। और ये क्रिया जो संपन्न होती है, यानी ग्लूकोज से पाइरूवेट बदलने की जो क्रिया होती है, कहाँ संपन्न होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो क्रिया होती है ये हमारी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, या हम कह सकते हैं, ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस, ये लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन दे सकते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ से एक आपको सही करना होगा। तो उसका आंसर क्या होगा, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए। ठीक है, तो क्या रहेगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में हैं वो भी आपके कंफर्म होते हुए चलेंगे, आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपने जाना कि सबसे पहले ग्लूकोज हमारा पाइरूवेट में बदलता है। ठीक है, और इस क्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और जो कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि पाइरूवेट जो अणु होता है, तो क्या होता है, पाइरूवेट अणु भी किस में चला जाता है, ये हमारे 2 प्रकार की श्वसन क्रियाएं होती हैं। पहला होता है, देखिए, अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन अभी आपने जाना कि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पाइरूवेट जो है यहाँ पर अवायवीय श्वसन में भी चला जाता है इसका अणु, और वायवीय श्वसन में भी चला जाता है। तो इसमें आगे क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो अवायवीय श्वसन रहता है, ठीक है, अवायवीय श्वसन, इसमें 2 जगह ये अवायवीय श्वसन होता है। पहला तो ईस्ट में होगा, ईस्ट में देखिए कवक होता है। कवक 2 प्रकार के भी होते हैं, एक तो एक कोशिकीय कवक भी होता है, दूसरा बहुकोशिकीय भी कवक होता है। लेकिन यहाँ पर ईस्ट जो होता है, ईस्ट में एक जो कवक है वो एक कोशिकीय रहेगा, इसमें जो है ये आपका अवायवीय श्वसन होगा। दूसरा जो होता है वो मांसपेशियों में होता है। अवायवीय श्वसन किस में होता है, मांसपेशियों में होता है। और इसमें क्या बनता है,
तो ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम अवायवीय श्वसन को ही देखते हुए चलते हैं एक एक करके। तो अवायवीय श्वसन ईस्ट में और किसमें होगा, मांसपेशियों में होगा, ठीक है। और उसके बाद में इसमें बनता क्या है, देखिए यहाँ पर एथेनॉल बनता है, ठीक है। ईस्ट में क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। और यहाँ पर मांसपेशियों में जो हमारा अवायवीय श्वसन होता है वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और ये एटीपी के रूप में बाहर चला जाता है, ठीक है, एटीपी के रूप में बाहर निकल आएगा। लेकिन लैक्टिक अम्ल जो बनता है ये अगर हमारे इकट्ठा रहता है हमारे शरीर में तो क्या होता है, हमको जॉइंट पेन की समस्या होने लगती है, मांसपेशियों वगैरह में जो दर्द है वो महसूस होने लगती है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड भी आपके शरीर में ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा जो प्रकार है, हम वायवीय श्वसन को भी देख लेते हैं। तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर हो गया, वायवीय श्वसन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हमें ज़रूरत जो बनता है, उत्पाद क्या बनता है, वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊर्जा भी मुक्त होती है, और ऊर्जा जो मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, किस जगह पर होगा, और वायवीय श्वसन कहाँ पर होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं आप। देखिए ईस्ट में जो श्वसन होगा इसमें क्या बनेगा, ये आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मांसपेशियों में जो श्वसन होगा उसमें आपका लैक्टिक अम्ल बनेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका वायवीय श्वसन होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारे वीडियो को आप दोबारा फिर देख सकते हैं, 1 से 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, चार्ट बनाना आपको आ जाएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है कि यहाँ पर जो आपका एटीपी अणु बनते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में, ठीक है, कितने एटीपी के अणु बनते हैं। तो अवायवीय श्वसन में जो एटीपी के अणु होंगे वो आपके 2 एटीपी अणु बनते हैं, किसमें, अवायवीय श्वसन में। क्लियर है। और यहाँ पर जो एटीपी के अणु बनते हैं वो आपके 38 एटीपी के अणु बनते हैं। तो इसीलिए वायवीय श्वसन में क्या रहता है, ठीक है, उसमें ऊर्जा ज़्यादा बनती है। क्लियर हो गया, यानी 38 एटीपी के अणु होंगे तो एनर्जी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में 38 एटीपी और अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी के अणु बनते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मानव में श्वसन तंत्र की। तो मानव में किस प्रकार श्वसन होता है उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक फिगर को देख लेते हैं जो मानव श्वसन तंत्र का है। देखिए यहाँ पर ये आप चित्र जो देख रहे हैं, इस चित्र को आपको सीखना है, अभ्यास करना है। चाहे तो इस चित्र को आप अपनी बुक से भी बना सकते हैं, या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में और इसको आप बनाने का अभ्यास करिए, और नाम भी लिखना सीखिए कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नासा मार्ग लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नासा छिद्र है। उसके बाद में क्या है, एपिग्लोटिस है, फिर श्वास नली है, श्वसनी है, फेफड़े हैं और डायाफ्राम है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अभ्यास करिए इस चित्र को बनाने का, क्योंकि अलग से एग्ज़ाम में आपका 4 या 5 नंबर का आपका केवल और केवल चित्र बनाने के भी लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि मानव में जो श्वसन होता है वो किस प्रकार होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मानव में श्वसन तंत्र, सबसे पहला इसका पॉइंट जो रहता है, हमारा जो मानव में श्वसन तंत्र का अंग रहता है वो सबसे पहला है ये आपका नासिका या नासाद्वार कहते हैं। कौन सा पार्ट है, नासिका या नासाद्वार, यानी कि जहाँ से आप के जो नाक के अंदर ऑक्सीजन है वो प्रवेश करती है। तो जैसा यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इस तरह से यहाँ पर जो छिद्र होते हैं नाक में, इस तरह से देखिए बना हुआ है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो जाती है आपके किसमें, नाक के अंदर प्रवेश करती है। तो नाक के अंदर क्या होता है आपको पता है कि हल्के बाल भी होते हैं, और उन बालों का क्या कार्य रहता है, ठीक है। नाक के अंदर जो बाल होते हैं उन बालों का क्या कार्य है आप बताइए, और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बताइए कि बालों का क्या कार्य है। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको कि जो बाल होते हैं
वो जो ऑक्सीजन आप वातावरण से ले रहे हैं, आपके नाक के अंदर जो वायु प्रवेश कर रही है, तो उसमें क्या है, धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, ठीक है, गंदगी होती है, और वो फ़िल्टर होकर के, जैसे फ़िल्टर काम करता है, वो फ़िल्टर होकर के हमारे अंदर, नाक के अंदर वायु चली जाती है, ठीक है। और वो जो गंदगी है वो आपके बालों में चिपक जाती है, क्योंकि श्लेष्मा भी रहती है हल्की सी, तो उसमें चिपक करके और स्वच्छ वायु जो है या केवल ऑक्सीजन जो है वो हमारे उसमें नाक के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। नाक को क्या कहते हैं, प्राथमिक अंग भी कहते हैं, यानी जो श्वसन का प्राथमिक अंग कहलाएगा वो क्या कहलाता है, नाक कहलाता है, ठीक है। अगला पार्ट जो होता है हमारे श्वसन अंग का वो होता है मुख, ठीक है। मुख को क्या कहते हैं, द्वितीयक अंग भी कहते हैं, यानी नाक के बाद द्वितीयक अंग कौन सा है, मुख होता है। नाक प्रथम अंग हो गया और मुख द्वितीयक अंग हो गया। क्यों? क्योंकि जब कभी कभी आपने देखा होता जब आपके जुकाम वगैरह होता है तो जुकाम में क्या रहता है कि आपकी जो नाक है वो बंद हो जाती है, यानी नाक से आप सांस नहीं ले पाते हैं, या आप बहुत दिक्कत होती है नाक से सांस लेने में। कभी कभी मुंह खोल के ही हमको सोना पड़ता है ना। तो क्या होता है कि उस समय हम मुख से ही, अपने मुंह से ही सांस को लेते हैं, यानी ऑक्सीजन हमारे मुख से ही प्रवेश करती है। क्लियर हो गया? तो ये द्वितीयक अंग माना जाता है। अगला जो पार्ट हमारा रहता है वो रहता है ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी के अब हम बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं ग्रसनी के। पहला भाग होता है नासा ग्रसनी, दूसरा भाग होता है मुख्य ग्रसनी, और तीसरा भाग होता है कंठ, ठीक है। 3 भाग होते हैं ग्रसनी के। तो यहाँ पर हम बात करें तो नासा ग्रसनी, मुख्य और कंठ। तो कंठ में एक संरचना, और अगर जो आप बड़ा सा मुंह खोलें और लास्ट में आप देखिएगा वहाँ पर एक घंटी के समान छोटा सा टुकड़ा सा लटकता हुआ दिखाई देता है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है? इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब हमारा है वो हमारे श्वसन जो अंग है, श्वसन नली में वो न जाने पाए, ठीक है। यानी जहाँ पे जिस चीज़ को जाना है वो उसी जगह में डाइवर्ट वो कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम बात करें यहाँ पर कि जब हम सांस लेते हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाक से अगर हम सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, सबसे पहले नासा ग्रसनी में आएगा, और उसके बाद फिर मुख्य ग्रसनी में आएगा, और फिर यहाँ पर कंठ में चला जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नासा ग्रसनी में गई ऑक्सीजन, फिर मुख्य ग्रसनी में आई, और फिर कंठ में होते हुए हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। और अगर हम कभी कभी जब हमारे जुकाम होता है तो क्या होता है, जो है नासा ग्रसनी काम नहीं करती है, नासा ग्रसनी बंद रहती है, और यहाँ पर मुख से ही हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब मुख से ऑक्सीजन को लेते हैं तो नासा ग्रसनी में तो जाएगी नहीं, फिर क्या होता है, सीधे कंठ में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। यानी नासा ग्रसनी काम उस समय नहीं करता है। तो ये ग्रसनी हो गई। अब अगला पार्ट जो हमारा रहता है वो श्वास नली। कौन सा पार्ट है? श्वास नली। श्वास नली आपने देखा होगा चित्र में, आप जब चित्र बनाएंगे इसका तो आपको दिखाई देगी इस तरह से संरचना जो है, ये श्वास नली की संरचना आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इस तरह से एक है श्वास नली आई हुई है गले से, और यहाँ पर क्या रहता है, छल्ले के जैसी संरचनाएं जो हैं इस तरह से पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो नली है, ये जो नली आई है ये, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इसका बीच का हिस्सा, ये जो छल्ले बने रहते हैं तो इसको चिपकने नहीं देते हैं, ठीक है। फिर से मैं बना के दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए बड़ा सा चित्र, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। छल्ले बने रहते हैं तो इसको और इसको, ये जो नली है इसको बीच को चिपकने नहीं देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपस में, जिससे कि वायु सीधी जो है यहाँ से होते हुए निकल जाती है, ठीक है। अब अगली जो हमारा अंग है श्वसनी। श्वसनी क्या होती है? तो आपने देखा होगा ये जो नली आई थी ये 2 भागों में इस तरह से डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये जो 2 भागों में डिवाइड हुए इसी को हम क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? श्वसनी कहते हैं। क्लियर हो गया? इसका अगला जो पार्ट होता है श्वसन का अंग का वो होता है श्वसनिकाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर श्वसनिकाएं क्या होंगी? श्वसनिकाएं देखिए यहाँ पर फेफड़े अगर आपके हैं तो ये इस तरह से फेफड़े हैं, फेफड़ों में क्या है, ये आपकी श्वास नली आई, और फिर यहाँ पर इस तरह से ब्रांचेस इसमें निकली रहती हैं, ठीक है। तो जो ब्रांचेस हैं इनको ही हम क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? श्वसनिकाएं कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर श्वसनिकाओं में, ठीक है, एक पॉइंट यानी बड़े बड़े से इस तरह से
ये इस तरह से जो है श्वसनिकाओं में गुब्बारे जैसी संरचना, यानी फूली हुई संरचनाएं होती हैं और इनको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, कूपिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये फूली हुई संरचनाएं कूपिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कूपिकाएं। ठीक है, ये कूपिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है फेफड़ों में और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। यही इन्हीं कूपिकाओं के जरिए से ऑक्सीजन जो है आती है और जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक है, ये कूपिकाएं ही गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होती हैं या भूमिका निभाती हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद में एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं श्वसन वर्णक। हालांकि ये श्वसन वर्णक यहाँ पर श्वसन अंग से ही संबंधित है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट में दे दिया है। श्वसन वर्णक जो होता है वो उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में आरबीसीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं में जो है ये श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन, ठीक है, मिलता है इसमें, तो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या बनाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलेगा ये, यानी CO2 के साथ में मिलेगा, तब बनाएगा कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना यहाँ पर श्वसन क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है मानव में। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट लगभग आपने क्लियर कर ले होंगे, लेकिन और कुछ पॉइंट आपका रह रहा है वो अगले चैप्टर में हम आपका क्लियर कर देंगे। कुछ थोड़ी सी बात हम आपको यहाँ पे और बता देते हैं कि आपने अभी ये जो जाना तो मानव में श्वसन तंत्र था। क्या था? मानव में श्वसन तंत्र। ठीक है, लेकिन अब पौधों की बात करें तो पौधों में किस प्रकार ये श्वसन तंत्र होता है वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि पौधों में देखिए जैसे मानव में श्वसन तंत्र होता है, श्वसन क्रिया हो रही है, उसी तरह से पौधों में भी होती है, लेकिन पौधों में दो प्रकार से होती है। एक तो दिन में होती है और एक रात में होती है। दिन की बात करें तो दिन में जो पौधे होते हैं, दिन की बात करते हैं, है ना। तो ये पेपर मैं थोड़ा सा प्लेन लगा लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे। अब मैंने ये प्लेन पेपर लगा लिया तो इस पर आपको आसानी से दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या बात कर रहे थे कि पौधों की। दिन में क्या करते हैं पौधे? ऑक्सीजन को लेते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन यानी O2 को छोड़ देते हैं और लेते क्या है हमसे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ले लेते हैं, CO2 को ले लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं वातावरण में। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये दिन में उनकी क्रिया हो गई। अब रात की बात करें तो रात में सीधे सीधे इसका उल्टा रहता है। रात में क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण जो पौधे करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही करते हैं। किसमें करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दिन में ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, रात में ऑक्सीजन मुक्त नहीं कर पाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण से खींचते रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने देखा होगा लोग भी कहते हैं कि रात्रि में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्यों? इसका यही रीज़न है कि रात्रि में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, कोई भूत पिशाच वहाँ पे नहीं निवास करता है, सिर्फ और सिर्फ इसका यही कारण है। लेकिन कुछ पौधे जैसे पीपल है, आपका 24 घंटे क्या करता है? वो आपका ऑक्सीजन देता है। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे ही हैं, लेकिन बाकी सभी पौधे क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ दिन में ऑक्सीजन देंगे और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि पौधों में श्वसन क्रिया संपन्न होती है।
ठीक है, फिलहाल बहुत कुछ अभी रह गया है पौधों के बारे में जानने के लिए। अभी हम वाष्पोत्सर्जन पे चर्चा करेंगे, रंध्रों के बारे में बताएंगे। तो देखते रहिए लगातार हमारे वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।